हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा हो चुका है। अब हमारा आज का टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, उसकी डेफिनेशन कैसे होगी तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा कोई भी वर्ब जिसको पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब उसे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे समझो, मैं सोना, सोना सोने का जो काम है, सोने का जो मतलब स्लीप, ये जो वर्ब है, ये काम के लिए मुझे कोई बाहरी चीज़ की मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहेगी क्या? रह सकती है। हाँ, तो आप लोग बोलेंगे बिस्तर की ज़रूरत है, चटाई की ज़रूरत है। तो दोस्तों, एक कोई ऐसा इंसान जो 4-5 दिनों से नहीं सोया, तो क्या उसे बिस्तर अगर किसी ने नहीं दिया तो वो सोएगा नहीं? डेफिनेटली ही विल स्लीप। क्यों सोएगा वो? क्योंकि उसको मतलब 4 दिनों से सोया नहीं है, तो कहीं पे भी सो जाएगा, खड़े खड़े बैठे बैठे चेहरे पे भी सो सकता है। मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। सोने का जो मतलब है चलना, चलने के लिए क्या चाहिए? तो आप लोग बोलेंगे पैर चाहिए। तो इंटरनल बॉडी का पार्ट छोड़ के किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है क्या वहाँ पे चलने के लिए? इंसान कहीं पर भी चल सकता है, मतलब रोड पे चल सकता है, खेत में चल सकता है, रूफ पे मतलब अपनी बिल्डिंग के रूफ पे, छत पे चल सकता है, पहाड़ पर चल सकता है। मतलब चलने के लिए कोई बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलना भी क्या है फिर? इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसे हम लोग देखेंगे कूदना। तो कूदने के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे कोई टेकड़ी या पहाड़ी चाहिए, बराबर है, कोई छत चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं जगह पर भी कूद सकता हूँ, पहाड़ पर भी कूद सकता हूँ, छत से भी कूद सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं रहा तो मैं मतलब पानी में भी कूद सकता हूँ। तो कूदने के लिए भी किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत हम लोगों को डेफिनेटली नहीं है। मतलब ऐसे जो कुछ भी वर्ब्स है, इनको पूरी तरह से मीनिंगफुल होने के लिए या फिर काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती। वो अपने आप में जो वर्ब है वो पूरा हो सकता है, मतलब वो काम पूरा हो सकता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड उसको नहीं रहना पड़ता। तो ऐसे जो कुछ भी वर्ब्स है उन्हें ही कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो दोस्तों, और एक बात, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ही मिसिंग रहता है। ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उसमें हम लोग वॉइस कर ही नहीं सकते उसका। तो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, और वॉइस क्यों नहीं होता वो भी हम लोग समझेंगे। वॉक चलना, स्लीप सोना, उसके बाद में जंप, हिकअप, हिकअप मतलब वो हम लोग जामई देते हैं उसको बोलते हैं हिकअप। उसके बाद में बहुत से ऐसे मतलब वर्ड्स है। मूव हिलना, हिलने के लिए हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। स्नीज मतलब छींकना। उसके बाद में वैसे बहुत सारे जो वर्ड्स है जिनको ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहा तो उनका मतलब कुछ काम नहीं बिगड़ रहा, उनका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो ही जाएगा। तो ये सब वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, तो इनको किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बराबर है। हम लोग बिस्तर रहा तो अच्छा है, नहीं रहा तो भी हम लोग सो सकते हैं। यहाँ पर जंप कूदने के लिए कोई पहाड़ी रही तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग जगह पर भी कूद सकते हैं। उसका कुछ हमें कुछ मतलब इस वर्ड को किसी की ज़रूरत ऑब्जेक्ट की आमतौर पर नहीं रहती। हिकअप, मूव, स्नीज, ये सब ऐसे काम है जो हम लोग कोई बाहरी चीज़ नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को सब कहा जाएगा ऐसे कोई भी वर्ब जिनको पूरी तरह से मीनिंगफुल या कंप्लीट होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग वॉइस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आई स्विम इन द रिवर। हाँ, यहाँ पर स्विम भी, तो स्विम के लिए आप बोल सकते हैं कि पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी क्या है, उसकी मतलब इंटरनल सोर्स है, पानी में ही तैर सकते हैं तो पानी इंटरनल सोर्स होगा। तो लेकिन पानी के अलावा कुछ और चाहिएगा हम लोगों को तो नहीं। तो ये पहचाने कैसे, सेंटेंस में भी मैं आपको बताऊँ, आई स्विम फॉर एग्जाम्पल इन द रिवर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, इन द रिवर एक कॉम्प्लीमेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट क्या है हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो मेन वर्ब को क्या से सवाल पूछो, या फिर मेन वर्ब को
किसे से सवाल पूछो। ओके, तो यहाँ पर मैं पानी में तैरता हूँ, तो मैं पानी में क्या तैरता हूँ, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, बराबर है। मैं पानी में किसे तैरता हूँ, वो भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो जिसमें व्हाट से भी हम लोग सवाल नहीं पूछ सकते ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब को, और whom से भी हम लोग सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, व्हाट से सवाल पूछा तो आंसर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। और whom से सवाल पूछा जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर नहीं है। तो ये जनरली मतलब सवाल में अगर व्हाट से मेन वर्ब को व्हाट से सवाल पूछा जाए और ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तो ज़्यादातर केसेस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही होगा। तो इसी वजह से इसमें, और वॉइस के लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए हम लोगों को अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तब हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका एक ही वॉइस बनेगा फिर, बराबर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी अगर सेंटेंस में मिसिंग है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आशा करता हूँ दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब जिनको पूरी तरह से मीनिंगफुल या फिर कंप्लीट होने के लिए किसी भी बाहरी चीज़ की या फिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे भी कंप्लीट हो सकते हैं खुद से। ऐसे सभी वर्ब्स को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आज हमारा अगला टॉपिक दोस्तों, मतलब आखिर के 2-3 मिनट में मैं आपको कुछ वर्ड्स बताया करता हूँ, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो आज हम लोग देखेंगे किसी को मारना या फिर खून करना, बराबर है, खून करना, जान से मार देना। इसके हम लोग मतलब कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख लेंगे। पहला वाला लिखता हूँ मैं, स्ले। तो दोस्तों देखिए, जब मतलब प्राचीन काल में कोई मतलब राम ने रावण का वध किया, तो प्राचीन काल में जो हम लोग बोलते थे वध करना, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड है इंग्लिश में स्ले। स्ले मतलब, तो इसका V2 भी लिख लीजिएगा, V1 स्ले, इसका स्लीव और स्लेन, इंपॉर्टेंट है ये। तो वध करना मतलब भी खून ही करना। तो दूसरा हम लोग जनरल है हमारा मर्डर, मर्डर या फिर किल, तो इसको ईडी लगेगा V2 V3 बनाते वक्त, बराबर है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे असैसिन, ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, असैसिनेट, सॉरी असैसिनेट मतलब किसी भी पॉलिटिकल राइट है, किसी में पॉलिटिकल झगड़ा है, मतलब जो बहुत सारी पार्टीज होती है उनमें पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो अगर पॉलिटिकल कोई मतलब कारण है उस पर अगर किसी ने किसी लीडर का या किसी कार्यकर्ता का खून कर दिया है तो पॉलिटिकल मर्डर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है असैसिनेट। ओके, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है। असैसिनेट मतलब इसको भी ई ऑलरेडी है तो इसको क्या सेकंड फॉर्म के लिए डी और डी लगेगा, V2 और V3 के लिए। उसके बाद में फोर्ड, FORDE, फोर्ड मतलब भी मार डालना, मतलब खून करना, तो इसको भी डी लगेगा, फोर्ड, फोर्डेड, फोर्डेड। तो ये जो 5 वर्ड्स है दोस्तों, वैसे एक बीट भी ले सकते हैं लेकिन बीट को जान से मारना हम लोग नहीं बोलेंगे, खाली मारना। बीट, बैटर को हम लोग मतलब जनरल मारना, बैटर मतलब किसी का लकड़ी से मारना, बीट मतलब जनरल मारना, लेकिन खून करने के लिए पर्टिकुलर ये 5 वर्ड्स है, स्ले, मर्डर, किल, असैसिनेट और फोर्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं और कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे आते हैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। इंदिरा गांधी वाज, अब यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया उन्होंने, बाय बॉडीगार्ड्स, बाय हर बॉडीगार्ड्स, मतलब इंदिरा गांधी वाज ... बाय हर बॉडीगार्ड। तो यहाँ पर 4 देंगे, यहाँ पर देंगे स्ले ऑप्शन में, दूसरा मर्डर, सॉरी मतलब स्ले का स्लू, स्ले का सेकंड फॉर्म यहाँ पर पास्ट में ये सेंटेंस है, स्लू, मर्डर, थर्ड वाला ऑप्शन देंगे किल्ड,
और फोर्थ वाला ऑप्शन देंगे असैसिन। तो यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही मारा गया। तो यहाँ पर वो जो इंदिरा गांधी क्या है मतलब पीएम रह चुकी थी, बराबर है। तो पॉलिटिकल उन्होंने कुछ मतलब परफॉर्म किया होगा, कुछ लोगों को परेशानी उससे हुई होंगी, उसके लिए पॉलिटिकली उनका पॉलिटिकल इशू के लिए ही उनका मर्डर किया गया। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इशू के लिए स्लू, मर्डर, किड और असैसिन, ये 4 क्या है ऑप्शन है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इशू के जरिए ही मतलब पॉलिटिकल कुछ इशू थे, इस वजह से उनका मर्डर हुआ है। पॉलिटिकल के लिए हम लोगों को फिर क्या इस्तेमाल करना है, असैसिनेटेड, ओके। असैसिनेटेड ये क्या रहेगा यहाँ पर मतलब एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप लोगों को वोकेबुलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और रोज़ाना हम लोग ऐसा ही मतलब कोशिश करूँगा मैं कि जो ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपके लिए रोज़ वीडियो के आखिर में आपको बताया करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने की जो टेक्निक है मेरी वो पसंद आती है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई फील फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़, इट गिव्स मी मोटिवेशन। Okay, thank you.